पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह सिकंदर भारत की ओर लगातार बढ़ रहा था और उसे रोकने का दायित्व ग्रहण किया तक्षशिला के एक आचार्य चाणक्य ने और निकल पड़े मगध की ओर। मगध जो उनकी जन्मभूमि था, परंतु मगध में घुसते ही चाणक्य को यह एहसास हो गया कि मगध के शासक से राष्ट्र के लिए सहायता मिल पाना इतना सरल नहीं होगा। मगध की जनता करों के बोझ तले त्रस्त थी और धनानंद अपने रास और रंग में मस्त था। नृत्य में अलग ही आनंद है अमात्य। महाराज, लोगों के लिए ये कर पहले ही असहनीय हो रहे हैं। यदि हम और कर लगाएंगे तो लोग इस कर के तले दब जाएंगे। कर होता ही जनता को दबा कर रखने के लिए, और वैसे भी हमारा कोसीय घाटा बढ़ गया है, उसको भरने के लिए कर तो लगाने पड़ेंगे अमात्य। पर इससे विद्रोह फैल सकता है महाराज। जो विद्रोह फैलाए उनको नष्ट कर दो अमात्य, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। धनानंद जब अपने राग में चरम पे था, उसी समय प्रवेश हुआ आचार्य चाणक्य का धनानंद के अंतरंग कक्ष में। महाराज, तक्षशिला का आचार्य हूं मैं। राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता करने आया हूं आपसे। मेरे पास में एक योजना है महाराज। सिकंदर मां भारती की सीमा पर आक्रमण करने के लिए तत्पर बैठा है और उसको रोकने में समर्थ केवल और केवल आपका राज्य है। आप यदि आप मेरी योजना पर अमल करेंगे महाराज, तो निश्चित रूप से मां भारती उस सिकंदर के खतरे से बाहर हो जाएगी। अमात्य, क्या हमारे मगध की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी कहीं का भी उठा हुआ ब्राह्मण हमारे दरबार में आएगा और हमारे ऊपर चिल्ला जाएगा? क्षमा करें महाराज, मगर पता नहीं ये ब्राह्मण कहां से घुस गया। पता नहीं। और ये ब्राह्मण क्या राग लाप रहा है? कौन सा राष्ट्र, कौन सिकंदर? महाराज, मैं आपको सारी वार्ता बताता हूं, लेकिन आप अभी उस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्र की परिस्थिति को समझने का आप प्रयास कर पाए। जहां पर आपको राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, वहां पर आप रंग में डूबे हुए हैं। महाराज, हमें तुरंत ही सीमावर्ती क्षेत्रों में मगध की सेना को भेज देना चाहिए, जिससे सिकंदर हमारे राष्ट्र में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। यदि छोटे छोटे सीमावर्ती राज्य को मगध जैसी भारी सेना का समर्थन मिलेगा, तो फिर सिकंदर निश्चित रूप से सीमाओं पर ही पराजित होकर वापस लौट जाएगा। मगर हम तुम्हारी बात क्यों माने? महाराज, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं महाराज। और इस संवाद के उपरांत धनानंद ने बड़ा अपमान करते हुए चाणक्य को महल के बाहर भिजवा दिया। और तब चाणक्य ने अपने अपमान से व्यथित होकर प्रतिज्ञा करी कि धनानंद, जब तक मैं तुझे तेरे इस रहम से उठा के फेंक ना दूंगा, जब तक तुझे इस साम्राज्य के शासन में से नहीं हटाकर फेंक दूंगा और किसी योग्य उत्तराधिकारी को इस मगध के शासन साम्राज्य पर राज करने के लिए नहीं बैठा दूंगा, तब तक मैं अपनी सिका नहीं बांधूंगा। और खुली शिखा लेकर चाणक्य निकल पड़े एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में, जो पूर्ण कर सके उनका स्वप्न अखंड भारत का। और तभी चाणक्य की नजर पड़ी एक बालक पर, जो
अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहा था। चाणक्य उसके निर्णय शक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे गुरु का नाम? मेरा कोई गुरु नहीं, क्यों? मुझे कोई नहीं पढ़ाता। मगर क्यों? मैं नीचे कुल का हूं ना। आज से मैं तुम्हारा गुरु। उठो भारत। मैं इस संसार में अब दूसरे एकलव्य को नहीं बनने दे सकता। तुम में असीम संभावना है चंद्रगुप्त, और मैं उन संभावनाओं को मरने नहीं दे सकता। तुम मेरे साथ तक्षशिला चलोगे। मैं तुम्हारी माँ के साथ वार्ता करूंगा। और चाणक्य लेके चल पड़े उस बालक को तक्षशिला की ओर, जहां वो तैयार करने लगे भारत के लिए नई संभावनाएं। सिकंदर भी सने सने भारत के समीप आ पहुंचा। सिकंदर को रास्ता दिया तक्षशिला के युवराज अंबिक ने, जिसने धोखे से हत्या ली अपने पिता की गद्दी और राष्ट्र के साथ किया राष्ट्रद्रोह। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रद्रोही बना हुआ। धीरे धीरे सिकंदर भारत के समीप और तेज गति से बढ़ रहा था। इस समय पे केवल एक राष्ट्र था जो उसे रोक सकता था, पौरव राष्ट्र। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या पौरव और सिकंदर सहमत होंगे या युद्ध करके पौरव सिकंदर को रोक पाएगा?